तो दोस्तों 2025 की सुपरहिट बॉलीवुड मूवी धुरंधर का सीक्वल रिलीज हो चुका है, जो कि अपने पहले पार्ट की ही तरह धमाल मचा रहा है। मैं इस फिल्म की स्टोरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन ये मूवी रियलिटी और फिक्शन को मिलाकर बनाई गई है, जिसकी वजह से इसमें काफी सारी बढ़िया डिटेल्स देखने मिलती है। तो सिर्फ एक वीडियो में इस फिल्म के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज मैं धुरंधर 2 का एनालिसिस और ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। तो इस बार भी पिछले पार्ट की ही तरह रियल लाइफ के असली लोगों का नाम थोड़ा बदलकर उन्हें एक अलग नाम के साथ दिखाया गया है। जहां हमें फिल्म की स्टार्टिंग में यूपी का एक गैंगस्टर और पॉलिटिशियन दिखाया जाता है, जिसका असली नाम था अतीक अहमद। लेकिन मूवी में उसे आतिफ अहमद बोला गया है। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसने कई सारे कांड किए थे। फिल्म में आतिफ का अपीयरेंस और एक्सेंट एकदम रियल लाइफ के अतीक जैसा ही दिखाया गया है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अतीक अहमद यूपी के इलेक्शंस कंट्रोल करता था, वो भी जेल के अंदर रहने के बावजूद। और मूवी के एंडिंग में आतिफ को मेडिकल चेकअप के लिए जेल से बाहर निकालना और लाइव टीवी पे उसका एनकाउंटर होना भी बिल्कुल असली जैसा दिखाया गया है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी फिक्शनलाइज करके दिखाई गई हैं, जैसे अतीक अहमद का ड्रग्स बेचना। मूवी की स्टार्टिंग में जसीरत अपने दोस्त गुरबाज के साथ यूपी में आतिफ अहमद के पास ड्रग्स खरीदने जाता है। हालांकि रियल लाइफ में अतीक अहमद ड्रग्स का बिजनेस करता था, इसका कोई सबूत नहीं है। उसने दूसरे बहुत क्राइम किए थे, लेकिन ड्रग्स के बारे में कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा फिल्म में उसका पाकिस्तान के आतंकवादियों से कनेक्शन दिखाया गया है, यह भी एक एडिशनल पॉइंट है। अतीक अहमद ने लोकल और नेशनल लेवल पर बहुत गलत काम किए थे, पर उसके इंटरनेशनल क्राइम का कोई सबूत नहीं है। अभी जसरत के दोस्त की बात निकली थी, तो उसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। गुरबाज उर्फ पिंदा जसकीरत के बचपन का दोस्त था, जिसके पिता और दादा ड्रग्स का धंधा करते थे। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में जसकीरत उसके साथ ड्रग्स लेने इलाहाबाद जाता है। हालांकि उसका असली मकसद वहां से बंदूकें लेना था। गुरबाज जसकीरत की छोटी बहन से प्यार करता था और वह उससे शादी करना चाहता था। इसी वजह से जसकीरा जेल जाने से पहले अपनी बहन को बोलता है कि अगर गुरबाज सुधरा नहीं और वह भी अपने पिता की तरह ड्रग्स का बिजनेस करे तो उसे शादी मत करना। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि गुरबाज बहुत बड़े लेवल का ड्रग डीलर बन गया और वह पाकिस्तान वालों के साथ बिजनेस कर रहा है। उसने जसरत की बहन से शादी भी कर ली थी और उसके दो बच्चे भी थे, जो कि हमें फिल्म की एंडिंग में नजर आते हैं। गुरबाज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जसकीरत अपने दुश्मनों को मारने उनके घर जाने लगता है, तब गुरबाज कहता है कि वो उसे आर्मी की यूनिफॉर्म में देखना चाहता था, जो कि अब कभी नहीं हो पाएगा। तब जसकीरत बोलता है कि वह इस जन्म में अपने परिवार की सेवा करना चाहता है, और अगर वाहे गुरुजी ने चाहा तो वह अगले जन्म में देश की सेवा करेगा। हालांकि वह बाद में अपने देश की भी सेवा करता है, जो कि डायलॉग्स के हिसाब से बिल्कुल सही भी है। मूवी की स्टार्टिंग में जसकीरत आलम जूस वाले को बोलता है कि जब उसने अपना देश छोड़ा उस दिन जसकीरत मर गया और हमजा का जन्म हुआ। मतलब सच में उसने एक जन्म में अपने परिवार की सेवा की और दूसरे जन्म में देश की सेवा। अगली डिटेल की बात करें तो मूवी की शुरुआत में जब जसकीरत को फांसी की सजा हो जाती है और सन 2002 में उसे एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है, तब पुलिस की वैन पर हमला हो जाता है और कुछ गुंडे जसकीरत को किडनैप करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जो कि असल में अजय सान्याल के आदमी थे। अब यहां पे कुछ लोगों का सवाल आता है कि अजय सान्याल जसरत को नॉर्मली भी जेल से छुड़वा के उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दे सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना? तो इसका जवाब यह है कि अजय सान्याल को सबके सामने यह दिखाना था कि जसकीरत को उस सुखविंदर सिंह के आदमियों ने उठाया है जिसके परिवार को उसने मारा था, ताकि कुछ टाइम बाद सब लोग यह मान ले कि जसकीरत मर गया है और उनके मिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। उस किडनैपिंग से जसकीरत की मां को मुआवजा देना भी आसान हो गया, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वो पैसे छोड़कर अपने बेटे की ही मांग करती। इसके बाद जसकीरत को पाकिस्तान जाने के लिए ट्रेन किया जाता है, जहां उसे अलग अलग भाषा और मुस्लिम धर्म के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग मूवी की एंडिंग में दिखाई गई है, जहां जसकीरत के साथ एक आदमी फाइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखता है। वो असल में रिजवान नाम का वो आदमी था, जो कि अरशद पप्पू की गैंग में शामिल था। रिजवान भी एक अंडरकवर इंडियन एजेंट था जिसे जसकीरत पहले से ही जानता था।
इसीलिए जब पार्ट 1 की स्टार्टिंग में आलम जूस वाले ने हमजा और रिजवान को मिलवाया, तो वह दोनों एक दूसरे को अलग तरह से देख रहे थे। हालांकि आलम भी एक इंडियन एजेंट था, पर उसे जसकीरत और रिजवान की पुरानी दोस्ती के बारे में पता नहीं था, क्योंकि इस तरह के मिशंस में एक ही टीम के लोगों को भी आपस में अनजान रखा जाता है, ताकि उनके मकसद में कोई गड़बड़ ना हो। रिजवान का रोल करने वाले एक्टर मुस्तफ़ा अहमद के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वह पहले एक जिम ट्रेनर थे, जिन्होंने ऋतिक रोशन, विक्की कौशल और रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स को ट्रेन किया है। मुस्तफ़ा ने पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी, पर जब डायरेक्टर आदित्य धर पूरी फिल्म के सेट पर उनसे मिले, तब से उन्होंने मुस्तफ़ा को ध्यान में रख लिया और बाद में उन्हें धुरंधर के रिजवान का रोल ऑफर किया। हालांकि मुस्तफ़ा इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी। लेकिन आदित्य धर ने उनसे कहा कि वह उन्हें सब सिखा देंगे, जिसका रिजल्ट अब हमारे सामने है। अब बात करते हैं आलम जूस वाले की। तो धुरंधर पार्ट 1 देखकर कई लोग ये सोच रहे थे कि आलम कौन है और उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो इस पार्ट में हमें इस सवाल का जवाब मिल ही गया। मूवी के मिडिल में जब गुरबाज को हमजा की असलियत पता चल जाती है और वह बाथरूम में फिसल के मर जाता है, तब उसकी मौत का इल्जाम आलम अपने सर पर ले लेता है और वो हमजा को बोलता है कि बरेली के एक पॉकेट मार को आज देश के लिए शहीद होने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब आलम पहले इंडिया के बरेली शहर का एक चोर था, जो कि बाद में किसी तरह इस मिशन में शामिल हो गया और पाकिस्तान में एक जासूस बन के आ गया। एक छोटी सी फनी डिटेल की बात करें तो पिछले पार्ट में जब हमें पहली बार रहमान डकैत दिखाया गया था, तब उसके बेटे की मौत हुई थी और वह उसे देखने हॉस्पिटल में आया था। उस वक्त रहमान की बीवी वहां आकर गुस्से में रहमान को सबके सामने एक जोरदार चांटा मारती है। हालांकि वो एक सैड सीन था, फिर भी उसे देखकर सबको बहुत हंसी आई थी, क्योंकि रहमान की बीवी असल में भाभी जी घर पे है नाम के एक कॉमेडी सीरियल में काम करती थी। इसीलिए उसका रहमान को वो चांटा मारना उसके सीरियल की तरह फनी लग रहा था। और इस पार्ट में जब रहमान का फ्यूनल होता है, तब रहमान की बीवी यानी एक्ट्रेस सौम्या टंडन हमजा को भी सबके सामने एक चांटा मारती है। तो ये सीन पिछले पार्ट से काफी सिमिलर और वैसा ही फनी लग रहा था। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे मजेदार कैरेक्टर की, जो कि है संजय दत्त यानी एसवी चौधरी असलम। चौधरी असलम सच में पाकिस्तान का एक पुलिस वाला था, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। उसी ने रियल लाइफ में रहमान डकैत को मारा था। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में एसपी असलम की मौत को भी बिल्कुल रियल लाइफ जैसा ही दिखाया गया है। सन 2014 में चौधरी असलम को एक सुसाइड बॉम्बिंग कार ने मार दिया था, जिसके पीछे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का हाथ था। लेकिन मूवी में उसे बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स वालों ने मारा, जिसके लीडर शिरानी को हमजा ने बेवकूफ बनाकर उससे बहुत काम करवाए। अगली डिटेल की बात करें तो वो है बड़े साहब, जिसके बारे में हमने पिछली मूवी में 2-3 बार सुना था और इस पार्ट में हमें यह पता चल ही गया कि वो कौन है। वैसे फिल्म में दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह सामने लाने से पहले उसका एक हिंट दिया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में जब मेजर इकबाल और एसपी चौधरी असलम आपस में बात कर रहे थे, तब असलम ने कहा था कि रहमान ने बड़े साहब के भाई नूरा को मारा है और यह नूरा एक्चुअल में दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई का नाम है। मतलब जिसे भी दाऊद की फैमिली हिस्ट्री पता होगी, वो नूरा का नाम सुनकर तुरंत समझ गया होगा कि वो बड़ा साहब कौन है। फिर बाद में जब दाऊद को पूरी तरह सामने लाया जाता है, तो पहले हमें उसकी एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है, जो कि रियल लाइफ के दाऊद की असली फोटो है। इतने बड़े गैंगस्टर का असली नाम और फोटो यूज करना बहुत बोल्ड मूव है। अक्सर फिल्मों में उसका नाम बदल कर दिखाया जाता है। सिर्फ 2004 की ब्लैक फ्राइडे मूवी में ही दाऊद इब्राहिम का असली नाम लिया गया था और अब धुरंधर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है। फिल्म में दाऊद को काफी बीमार और कमजोर हालत में दिखाया गया है, जिसे देखकर सबने पहले यह सोचा कि उसका वो हाल बुढ़ापे की वजह से हुआ है। लेकिन मूवी की एंडिंग में हमें पता चला कि जमील जमाली ने कई साल पहले दाऊद को एक पॉइजन दिया था, इसीलिए वह वैसा बीमार हुआ। हालांकि अगर असली दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा होगा और धुरंधर देख रहा होगा, तो उसे भी इस बात पर हंसी आएगी कि फिल्म मेकर्स ने उसका क्या हाल कर दिया। मूवी के एक सीन में हमने देखा कि हमजा भी दाऊद को एक पॉइजन देना चाह रहा था, जिसका नाम है डीमिथाइल मर्यूरी। वो एक बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है, जिससे इंसान तुरंत मर जाता है। लेकिन फिल्म में ऐसा बताया गया है कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने डीमिथाइल मर्यूरी का एक एटीन्यूएटेड मतलब लाइट वर्जन बनाया है।
जिससे इंसान तुरंत नहीं मरता, बल्कि पहले उससे फूड पॉइजन जैसे सिम्टम दिखते हैं और फिर धीरे धीरे इंसान की किडनी, लीवर और लंग्स खराब होने लगते हैं। यानी हमजा जो डीमिथाइल मर्यूरी दाऊद को देना चाह रहा था, वह जमील जमाली ने पहले ही उसे दे दिया था। इसीलिए दाऊद की तबीयत खराब होने से पहले उस पर फूड पॉइजनिंग जैसा असर दिखा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल में डीमिथाइल मर्यूरी का लाइट वर्जन बनाया ही नहीं जा सकता। ऐसा करने से पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा और उससे दूसरा केमिकल बन जाएगा जो कि पॉइजनस तो होगा, लेकिन उसे डीमिथाइल मर्यूरी नहीं कह सकते। तो ये यूनाइटेड वर्जन वाली बात सिर्फ एक फिक्शनल पार्ट है। अब जमील जमाली की बात चल ही रही थी, तो इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। इस फिल्म के एंड में एक्टर राकेश बेदी यानी जमील जमाली का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है कि वह भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था जिसे 45 साल पहले पाकिस्तान भेजा गया था वहां की पॉलिटिक्स संभालने के लिए। ये एक बहुत बड़ा राज था जिसके बारे में हमजा भी नहीं जानता था। सिर्फ अजय सान्याल को इस बारे में मालूम था और इस सीक्रेट से हमें जमील के सभी पुराने एक्शंस के बारे में समझ में आता है कि वो क्यों ऐसे अजीब काम करता था, बार बार नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना, गुंडों से हाथ मिलाना और फिर उन्हें धोखा देना। जैसे उसने पहले रहमान डकैत को मरवाना चाहा, फिर इस पार्ट में उसने अरशद पप्पू को मरवा दिया। असल में जमील अपने तरीके से पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड नेटवर्क तबाह कर रहा था, इसीलिए उसकी सभी पावरफुल लोगों से पहचान थी। जमील का एक सीक्रेट इंडियन एजेंट होना एक दूसरी फिल्म से भी मैच करता है, जो कि है 2019 की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। वो मूवी भी डायरेक्टर आदित्य धर ने ही बनाई है, जिसमें एक्टर राकेश बेदी पाकिस्तान के एक आईएसआई ऑफिसर बने थे, लेकिन वह असल में इंडिया के एक जासूस थे। तो ये उरी मूवी के साथ एक कनेक्शन था। इसके अलावा भी इस फिल्म में उरी के कुछ रेफरेंस मिलते हैं। सबसे पहले तो रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम जसकीरत सिंह रांगी उरी मूवी से ही आया है, जहां सीरत कौर नाम की एक पायलट मूवी के मेन हीरो को बताती है कि उसके हस्बैंड कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी आर्मी में थे और वह शहीद हो गए। तो जब से धुरंधर रिलीज हुई थी, तब से हर कोई यही सोच रहा था कि उरी और ये फिल्म एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जहां हमें आगे पता चलेगा कि सीरत कौर के वो हस्बैंड धुरंधर के रणवीर सिंह ही हैं। लेकिन अब पार्ट 2 देखने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों मूवीज की टाइमलाइन अलग-अलग है। जहां उरी में सीरत कौर के हस्बैंड 2016 से पहले शहीद हुए थे, वहीं धुरंधर का जसरत 2023 तक जिंदा था। आदित्य धर ने उस नाम के जरिए बस अपनी एक पुरानी फिल्म का रेफरेंस दिया है और दोनों मूवी में सिर्फ एक ही कॉमन बात है कि यह दोनों पेट्रियोटिज्म पर बेस्ड है। इसके अलावा धुरंधर 2 में उरी का एक और रेफरेंस है। 2016 में जब हमजा दुबई जाता है, तब एक न्यूज चैनल पे उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिखाया जाता है। अगली डिटेल की बात करें तो वह है रहमान के कजिन उजैर बलोच के बारे में। फिल्म में हमें यह दिखाया गया है कि रहमान के मरने के बाद उजैर बहुत खतरनाक बन जाता है और वह लारी में बहुत आतंक करता है। एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा मूवी में यह बताया गया है कि उजैर ने रहमान की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टर अरशद पप्पू को मार दिया। तो अरशद पप्पू भी रियल में लियारी का एक गुंडा था जिसकी रहमान से दुश्मनी थी और वह सच में उजैर के ही हाथों मारा गया था। पर उजैर ने उसे रहमान की वजह से नहीं मारा था, बल्कि असल में अरशद ने उजैर के पिता का खून किया था। इसका बदला लेने के लिए उजैर ने अरशद को मारा और जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, वैसा ही एक्चुअल में उजैर ने अरशद को पब्लिक के सामने लाकर उसका बहुत बुरा हाल किया था। फिर आगे हमने फिल्म में देखा कि उजैर को हमजा ने दुबई भेज के उसे वहां अरेस्ट करवा दिया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जहां सच में उजैर 2014 में दुबई में अरेस्ट हुआ था और वो आज तक जेल में कैद है। मतलब मूवी में रियली इवेंट्स को काफी अच्छी तरह स्टोरी के साथ जोड़ा गया है। जैसे 2016 में जो नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसे फिल्म में बढ़िया तरीके से पेश किया गया है कि पाकिस्तान वाले इंडिया में 60 करोड़ की फेक करेंसी भेजने वाले थे। इसी वजह से डिमोनेटाइजेशन हुआ। हालांकि नोटबंदी काले धन को रोकने के लिए ही की गई थी, लेकिन पाकिस्तान से 60 करोड़ के नकली नोट यहां आने वाली बात बिल्कुल फिक्शनल है। इसके अलावा मूवी में जितने भी टेररिस्ट को मरते हुए दिखाया गया है, वो सब असली थे और उन्हें वैसे ही मारा गया था। लेकिन उन सब की मौत के पीछे कोई सीक्रेट इंडियन एजेंट का हाथ है। यह भी एक फिक्शनल पार्ट था, क्योंकि वह सब लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी या किसी और कारण से भी मारे गए हैं।
अब टेररिस्ट की बात चल ही रही है, तो मैं यहाँ मूवी के सबसे फेमस आतंकवादी की बात करना चाहूंगा, जो कि है ज़हूर मिस्त्री, जिसने 1999 में इंडिया का एक प्लेन हाईजैक किया था और उसके एक पैसेंजर को बुरी तरह मारा था, जो कि हमें धुरंधर पार्ट 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया है। और इस पार्ट में हमें जहर की आगे की कहानी भी दिखाई गई है कि उसने बाद में अपना नाम बदल के जाहिद अकून रख लिया था और वह कराची में एक फर्नीचर की दुकान चला रहा था, जिसकी आड़ में वो ड्रग्स का धंधा करता था। तो ये ड्रग्स वाली बात छोड़कर बाकी सब बिल्कुल असली है और फिल्म में उसे 2022 में मरता हुआ दिखाया गया। वो भी सही है। मूवी में उसे हमजा ने मारा था, पर एक्चुअल में उसे किसने मारा ये अब तक पता नहीं चला है। फिल्म में ज़हूर मिस्त्री का रोल किया है विवेक सिन्हा नाम के एक एक्टर ने और उनकी एक्टिंग इतनी जोरदार थी कि सब लोग उन्हें एक असली आतंकवादी समझ के उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी और गालियां दे रहे हैं। तो भाई लोग प्लीज ऐसा मत करो। मूवी की स्टोरी को असली समझ के आपस में मत लड़ो। अगली डिटेल की बात करें तो इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में एक्ट्रेस यामी गौतम का नाम लिखा आया था, जिन्हें स्पेशल थैंक्स कहा गया था। लेकिन उस मूवी में यामी गौतम का कोई भी सीन नहीं था, पर इस पार्ट में उनका एक कैमियो है और क्योंकि धुरंधर 1 और 2 की शूटिंग एक साथ हुई थी, इसीलिए पार्ट 1 के एंड में ही यामी गौतम का नाम लिखा आ गया, जो कि पार्ट 2 का एक हिंट था। फिल्म में यामी गौतम ने पाकिस्तान की एक नर्स का रोल किया है, जो कि हमजा के कहने पर एक टेररिस्ट को पॉइजन का इंजेक्शन देकर मार डालती है। हालांकि ये सिंपल सीन कोई और मामूली एक्ट्रेस भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ यामी गौतम को इसलिए रखा गया है क्योंकि वह डायरेक्टर आदित्य धर की वाइफ है। अगली डिटेल की बात करें तो पार्ट 1 में हमने खनानी ब्रदर्स नाम के दो जुड़वा भाई देखे थे, जो कि नकली नोट बनाने का काम करते थे। रियल लाइफ में भी पाकिस्तान में खनानी नाम के दो भाई मौजूद थे, जो कि इलीगल बिजनेस और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। उनका दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन था, जैसा कि पार्ट 2 में दिखाया गया है। और यहाँ ये डिटेल भी सही थी कि दोनों भाई में से अल्ताफ खनानी को अमेरिका वालों ने पकड़कर जेल में डाल दिया और फिल्म में जावेद खनानी के बारे में यह दिखाया गया कि वो डिमोनेटाइजेशन से बहुत परेशान हो जाता है और हमजा से मदद मांगता है। तब हमजा जावेद की फैक्ट्री में जाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक के मार डालता है। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां जावेद खनानी का बिजनेस नोटबंदी की वजह से मुश्किल में आ गया था और इसके बाद वह एक बिल्डिंग से गिर के मारा गया था, जो कि सुसाइड था या मर्डर, ये किसी को पता नहीं चला। मूवी की फाइनल डिटेल्स की बात करें तो वो है इसके सॉन्ग्स। पिछले पार्ट की ही तरह इस बार भी यहाँ कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, कुछ रिमिक्स और बाकी मूवी के बीच बीच में कई ओल्ड सॉन्ग्स भरे हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में जब जसकीरत अपने दुश्मनों को मारने जाता है, तब आर आरी नाम का एक गाना बजता है, जो कि 2003 का एक पंजाबी सॉन्ग है, जिसे बॉम्बे रॉकर्स नाम के सिंगर्स ने गाया था। यहाँ हमें उस सॉन्ग का रिमिक्स वर्जन सुनने मिलता है। आगे एक गाना बजता है जान से गुजरते हैं, जो कि नुसरत फतेह अली खान की 1977 की एक कवाली का रिमेक है। ये फिर हमजा के शेर बलोच बनते वक्त एक अरेबिक गाना बजता है, जो कि 1992 के अरेबिक सॉन्ग दीदी का रिमिक्स है। इनके अलावा यहाँ कुछ ओल्ड सॉन्ग्स भी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सीन्स के बीच प्ले होते हैं, जिनमें सबसे खास है तम्मा तम्मा बाजीगर ओ बाजीगर, तिरछी टोपी वाले और हम प्यार करने वाले। तो दोस्तों ये था धुरंधर 2 का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।